नमस्कार। आज हम लेक्चर 7 पर हैं और आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के लिए। ग्राफीय विधि से हम शुद्ध गति की समीकरणें निकालेंगे। ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट तरीके से रखा गया है और हो सकता है आपको अगर एग्जाम होंगे तो आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से जब हम गति की समीकरणें निकालेंगे, आपको याद होगा 9th क्लास में भी होता है ये, तो वहाँ पे 3 गति की समीकरणें हमें मिलती हैं और ये 3 गति की समीकरणें अब 11th के बाद आपको भूलने की जरूरत नहीं है, बहुत जगह पर ये अप्लाई होती है, ठीक है। इन्हें निकालने से पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देना चाहती हूँ, वापस से आपको याद दिला देना चाहती हूँ। जब भी हम भौतिकी में किन्हीं दो राशियों के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, वक्र बनाते हैं, तो जो वक्र होता है उसके दो बिंदुओं के बीच में हम जो सरल रेखा मिलती है उसका ढाल निकालते हैं। तो ढाल का परिभाषा हमेशा क्या रहता है? ढाल का परिभाषा हमेशा रहता है y अक्ष की राशि का परिवर्तन बटा x अक्ष की राशि का परिवर्तन। तो यहाँ इस वक्र में, स्थिति समय वक्र में y अक्ष की राशि कौन है? स्थिति, तो स्थिति का परिवर्तन बटा x अक्ष की राशि समय का परिवर्तन। क्या मिला था आपको? वेग। जब आपने ढाल देखा v और t वक्र के लिए, वेग और समय वक्र के लिए, तो दो बिंदुओं के बीच में y अक्ष की राशि कौन थी? v, डेल्टा v आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर डेल्टा t। ये आपको मिला था त्वरण के बराबर, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब भी हम भौतिकी में जो एक कोई वक्र दिया गया है, वक्र का ढाल लेंगे तो ढाल के रूप में हमें एक नई राशि मिल सकती है, ठीक है ना। नई राशि मिली थी हमको। अगर हम कहें कि भाई हमारे पास ये वेग है और ये समय है, अगर हम इन दो बिंदुओं के लिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना चाहें, ठीक है, क्या निकालना चाहें? इस समय और वेग वक्र के लिए दो बिंदुओं के बीच में अगर हम ये क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो ये क्षेत्रफल आप जानते हैं कोई भी क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई चौड़ाई से, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसा नहीं ले, वेग समय अक्ष को फिलहाल हम ऐसा ले लें, ठीक है। कांस्टेंट है वेग, समय आपके पास यहाँ पर दिया गया है। अगर इस पूरे वक्र के लिए हम ये क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आपको क्या दिख रहा है? ये आयत दिख रहा है। आयत का जो भी क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये क्षेत्रफल है आयत के लिए, और कितना होता है इसका सूत्र? लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मान कितना है? मान लीजिए मान v है, और ये जो समय है, मान लीजिए समय कितना है? t है। तो ये आपको वेग गुणा समय मिला इस आयत के लिए। ये मान वेग, ये मान समय जो निकला उसके बराबर। तो आप अगर इस पर्टिकुलर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो v गुणा t मिलेगा आपको। और आप जानते हैं इस सूत्र से यदि हम वेग को समय से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा? विस्थापन मिलना चाहिए। विस्थापन मिल जाएगा यदि हम समय को वहाँ भेज दें इसके पास, तो यहाँ क्या बचा? विस्थापन। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम वेग और समय के लिए उस वक्र के और समय अक्ष के बीच में आने वाला क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें एक नई राशि मिलती है। यहाँ पर क्या मिला? विस्थापन मिला, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए त्वरण हो, त्वरण और समय के बीच में हम वक्र खींचें, ठीक है, ये त्वरण हो, ये समय हो, इसके लिए हम ये वक्र खींचा हमने, और इस वक्र और समय अक्ष के बीच में आने वाले क्षेत्रफल की बात करें तो कितना हो जाएगा? समकोण त्रिभुज दिख रहा है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र होगा। किसका? त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधा तो क्या है? नंबर है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, कोई राशि नहीं है अपने आप में, सिर्फ संख्या है। आधार जो है, आधार कौन है? ये समय का मान, और ऊंचाई कौन है? त्वरण। त्वरण आ गया। अब आप जानते हैं अगर इस सूत्र से देखें तो त्वरण को अगर समय दे देंगे तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। अगर त्वरण और समय मल्टीप्लाई हुआ तो हमें कौन सी राशि मिलनी चाहिए? वेग, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी वक्र के लिए ढाल जो होता है वो भी एक भौतिक राशि देती है नई, और जो उस वक्र के अंदर क्षेत्रफल आता है वह भी हमें एक नई राशि देती है। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और बोलते हैं कि अगर हम वेग और समय का क्षेत्रफल लें, वेग और समय वक्र के लिए क्षेत्रफल लें, तो हमें दूरी कैसे मिली? विस्थापन कैसे मिला? क्षेत्रफल से कभी दूरी या विस्थापन मिलता है? लेकिन यहाँ पर हम क्षेत्रफल जो ले रहे हैं वह भौतिक राशियों के रूप में ले रहे हैं। अगर हम वेग की विमा लिखें LT-1 और समय की विमा लिखें T,
तो आप देख पाएंगे t-1 और t+1 खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचा l, यानी कि जो वेग और समय वक्र का जो भी क्षेत्रफल आता है वह हमेशा किसके बराबर होगा, विस्थापन के बराबर होगा। ये हम अपना आर्टिकल शुरू करते हैं यूज करके। यहाँ हमने माना है गति की कि समीकरण। कोई वस्तु है वह v0 वेग से गति शुरू करती है, ठीक है, t बराबर 0 पर। ये a त्वरण से त्वरित होती है, t समय पश्चात इसका वेग हो जाता है अंतिम, जो हम बोलेंगे फिलहाल, t समय पश्चात इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, मान लीजिए v हो जाएगा, अंतिम वेग v हो जाता है, ठीक है। यहाँ v0 क्या है, आरंभिक वेग है जो समय 0 पर था जब कण ने अपनी गति शुरू की थी, वस्तु ने। a त्वरण उस पर लग रहा था तो त्वरण से क्या हुआ, उसका वेग बढ़ने लगा और बढ़कर के कितना हो गया, v वेग। कितना समय लगा, t समय लगा, ठीक है, v हो जाता है। तब हम क्या कह रहे हैं, पहला भाग हम ले रहे हैं गति की प्रथम समीकरण, ठीक है। अब गति की प्रथम समीकरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, अपने आर्टिकल में पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो गया P, ये हो गया हमारे पास Q, ये हो गया हमारे पास R, ये हो गया हमारे पास S और ये हो गया हमारे पास मूल बिंदु O, ठीक है। तो अगर मैं P और Q, यहीं पर त्वरण लग रहा है ना, यही बता रहा है कि त्वरण हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे गति की प्रथम समीकरण निकालने के लिए P Q रेखा का ढाल कितना होगा, आप जानते हैं ढाल कितना होता है, y अक्ष की राशि का परिवर्तन बता x अक्ष की राशि का परिवर्तन। अब यहाँ y अक्ष की राशि तो वेग है, तो यहाँ पर वेग का परिवर्तन हम लिखते हैं, अंतिम वेग v है और आरंभिक वेग कितना है v0। समय कितना लिया गया इसके बीच में, आप कहेंगे t समय लिया गया, और ये जो वेग बटा समय होता है क्या होता है, त्वरण होता है। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है at = v - v0, जहाँ पर v क्या है, अंतिम वेग, और v0 क्या है, प्रारंभिक वेग। अगर हम इसको देखें तो आपको ऐसा मिल सकता है, अंतिम वेग, इसको यहाँ छोड़ दीजिए, माइनस वाले को यहाँ ले आइए, किसके बराबर होगा, आरंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा जितना भी समय आपको इस त्वरित गति में लगा है। ये जो इक्वेशन है वह क्या कहलाती है, गति की प्रथम समीकरण कहलाती है। अब गति की प्रथम समीकरण आपको मिली वक्र के ढाल से, ठीक है। अब हम गति की द्वितीय समीकरण निकालते हैं, ठीक है। ये हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, गति की द्वितीय समीकरण देखेंगे। गति की द्वितीय समीकरण जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ढाल हमें एक अलग राशि देती है और क्षेत्रफल हमें अलग राशि देता है। अगर हम PQ जो रेखा है इसके नीचे का क्षेत्रफल देखें तो चूंकि विस्थापन और समय वक्र है तो इसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा किसको बताएगा, विस्थापन को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि वेग समय जो वक्र होता है, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल किसे प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, विस्थापन को प्रदर्शित करता है। अतः इस पूरी गति में हम देखेंगे कि हमारा जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा, ध्यान दीजिए, P Q R S O का बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल हम कितना लिखेंगे, विस्थापन के लिए कुल क्षेत्रफल आप लिखेंगे आयत P R S O का, आयत P R S O क्षेत्रफल, और साथ में एक और क्षेत्रफल कौन बनेगा, ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल। सबके सूत्र में याद है, आयत के लिए होगा आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना, किसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, P R S O की, और इधर होगा आधा गुणा आधार इंटू ऊंचाई, और ये किसके लिए होगा,
ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए। सही है। अब ज़रा हम मान रख दें, लंबाई जो है पी आर एस ओ की लंबाई, आप समय को देख सकते हैं, और ये जो चौड़ाई है वह किसको देख सकते हैं आप, ये मान कितना है v0 के बराबर। तो यहाँ पर आप इस लंबाई चौड़ाई को लिख सकते हैं t, आप चाहे तो इसे लंबाई से चौड़ाई कह सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, t इंटू v0 मान हो गया। ठीक है, v0 क्या है, आरंभिक वेग, t क्या है, वेग को v मान तक पहुँचने में लगा समय, फिर हाफ आधार आप यहाँ पे ले सकते हैं समय t, और ऊंचाई ले सकते हैं QR, जो कि किसके बराबर होगी आप देख सकते हैं, ये मान कितना है, अगर आप v में से, ये v मान है, v0 को घटा दें तो ये मान कितना बचा, v माइनस v0। सही है, तो ये आपके पास आधार हो गया t, और यहाँ पर v माइनस v0 आपको मान मिल गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देख पाएंगे ये बना v0t और ये बना हाफ। ठीक है, ये t, अगर हम यहाँ से मान देखें तो v माइनस v0 को हम कितना लिख सकते हैं, at से, समीकरण 1 से हम at को कितना लिख सकते हैं, v माइनस v0। तो हम यहाँ पर v माइनस v0 को लिख रहे हैं at, किससे लिख पा रहे हैं, समीकरण 1 से। आप मान देखिए कितना हो गया, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये किसका मान है, क्षेत्रफल। हम इसको विस्थापन लिख पाएंगे और विस्थापन हमारे पास हो जाएगा x, या फिर हम इसको स्मॉल s से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, फिलहाल हम सरल रेखीय गति पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको x से लेकर के चल रहे हैं। अगर आरंभिक स्थिति 0 नहीं थी, कोई और स्थिति थी, तो हम इसको x माइनस x0 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास 2, ये गति की द्वितीय समीकरण कहलाती है। यहाँ पर v0 वेग, आरंभिक वेग है, त्वरण a है, समय t लिया गया है, और ये विस्थापन इसमें किया गया है। अब हम गति की तृतीय समीकरण के लिए अपना आगे का सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे अब, गति की तृतीय समीकरण, एक समान त्वरित गति के लिए औसत जो वेग होता है वह कितना होता है, आरंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। यहाँ पर औसत वेग अगर हम निकालें v बार तो कितना हो जाएगा, v प्लस v0 प्लस v बटे 2। इसे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 3। अब अगर हम कहें कि हमारे पास जो औसत वेग का सूत्र होता है वो कितना होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है ना, ये डेल्टा x बटा डेल्टा t औसत वेग और विस्थापन का ही सूत्र होता है। तो यहाँ पर अगर हम विस्थापन x लेके चल रहे हैं, आरंभिक हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो हम औसत वेग गुणा t लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अब इस औसत वेग का मान अगर हम इक्वेशन 3 से लिखें, क्या, v0 प्लस v बटे 2, और समय को हम यहाँ से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 कह दीजिए, वहाँ कैसे कह दीजिए, हम t को लिख सकते हैं, t ऊपर ले जाइए, देखिए t को यहाँ ले आइए, a को वहाँ भेज दीजिए, आपके पास मान आ जाएगा v माइनस v0 बटे a। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 से हम मान लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से। ठीक है, यहाँ पे हम t का मान लिख देंगे। अब इस t का मान कितना आया देखिए ज़रा, x बराबर v0 प्लस v बटे 2, ये तो औसत वेग के लिए सूत्र हमने लिखा, और t के लिए हमने लिखा v माइनस v0 बटे a। आप a प्लस बी, a माइनस बी देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास सूत्र क्या बनेगा, जब भी a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, कितना वैल्यू बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स याद होगी आपको, ये हो गया आपके पास v0 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर अपॉन में आ गया 2a, और इस तरह से हमें हमारी तीसरी समीकरण मिलती है। 2a को हम यहाँ ले जाते हैं, 2ax बराबर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी गति की तृतीय समीकरण। तो आपने देखा, हमने 3 गति की समीकरणें निकाली। प्रथम समीकरण v बराबर v0 प्लस at, द्वितीय समीकरण विस्थापन x माइनस x0, अगर x0 कोई स्थिति है तो, अगर वह 0 है तो आप सीधे x लिख सकते हैं, x बराबर v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, और लास्ट इक्वेशन 2ax, यहाँ पर a त्वरण है, x विस्थापन है, v अंतिम वेग है, v0 प्रारंभिक वेग है, 2x बराबर
वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, ये आपकी तृतीय समीकरण है। हमारी बुक में वी जीरो लिया गया है आरंभिक वेग के लिए। जनरली हम जब भी ये गति के समीकरण लिखते हैं तो आरंभिक वेग को क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं। तो कितना लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिर्फ चिन्ह का फर्क पड़ेगा, x माइनस एक्स जीरो, क्योंकि विस्थापन हमेशा स्थिति अंतर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। अगर शुरुआत में आपका स्थिति जीरो हो, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है, तो x का मान आप कितना लिख सकते हैं, u t। v जीरो की जगह हमने आरंभिक वेग का सूत्र चिन्ह ले लिया u, हाफ ए टी स्क्वायर। और तृतीय समीकरण हमारे पास आई 2a गुणा विस्थापन बराबर अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। ये आपके पास 3 समीकरणें आई और ये 3 समीकरणें हमने ग्राफीय विधि से निकाली, जिसके लिए हम प्रथम समीकरण को ढाल लेके चले और दूसरी समीकरण के लिए हम क्षेत्रफल लेके चले। चूंकि ढाल वेग समय वक्र के लिए त्वरण होता है, हमें v इक्वल्स टू वी जीरो प्लस ए टी वाला सूत्र मिला, और क्षेत्रफल वेग समय वक्र के लिए विस्थापन होता है, इसलिए हमें विस्थापन के लिए ये सूत्र मिला। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें 2 भाग हैं। देखिए, एक भाग आपको त्वरण नहीं है और एक भाग में आपके लिए त्वरण है। यहाँ से पहले हमें नहीं पता कि यहाँ पर कैसे पहुँची थी, इसके बाद त्वरण हुआ, तो ये वाला जो भाग है हमें त्वरणहीन एक पद देता है और ये वाला भाग हमें त्वरण देता है। ठीक है, तो अगर जब भी आप त्वरण नहीं होगा तो आप इस इक्वेशन में सिर्फ यहाँ पहुँच जाते हैं, त्वरण होगा तो 2 इक्वेशन आपके पास होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज हमने पढ़ा गति की 3 समीकरणें। इसके आगे आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपेक्षिक गति और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।